में कैसे होती है? हिस्ट्री लेंगे पेन की बेसिकली ना, साइड नोट्स एंड ड्यूरेशन, रिलीविंग फैक्टर, क्या सब कुछ पूछेंगे उसके साथ। और रेडिएशन कितना, पेन किधर किधर रेडिएट कर रहा है, और ब्लीडिंग हिस्ट्री पूछेंगे, क्या ब्लीडिंग हिस्ट्री पूछेंगे, फीवर, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, ये तीनों चीजें पूछेंगे। साथ एसोसिएटेड सिम्पटम्स पूछेंगे ना। Yes. अगर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ है, पेन के साथ है, मोस्ट लाइकली मिसकैरेज है आपका, ठीक है। और क्या पूछेंगे हिस्ट्री में कि पेशेंट ने पहले कोई अल्ट्रासाउंड कराया या नहीं कराया, ठीक है। अगर वो कहती है कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, फिर आप एब्डोमिनल असेसमेंट कर सकते हैं। फिर उसके वाइटल्स में आपको क्या मिल रहा है टॉपिक में, टैकीकार्डिया मिल सकता है, ठीक है। पेशेंट स्पॉटिंग विद फेंटिंग एपिसोड्स के साथ आ सकती है, ठीक है। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों भी आपको ज़्यादा बेहतर आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जिसमें आप अल्ट्रासाउंड करके लोकलाइज करेंगे प्रेगनेंसी को और देखेंगे कि ऑफ डायलेटेड है नहीं है, वायबिलिटी है फीटस की है नहीं है। स्टार्ट करूं लेक्चर? यस मैम। Learning objective from this session is that you should identify the causes of abdominal pain in pregnancy, differentiate between physiological and pathological pain, and approach the diagnosis transfer-wise and outline the basic management principles. यस मैम। Abdominal pain is a common presenting complaint in pregnancy. It may be physiological due to the anatomical changes where there is no cause. Pathological cause may be in उसमें. It can indicate serious maternal or fetal pathology. पैथोलॉजिकल हो, ठीक है, जो पैथोलॉजिकल कॉजेज में आ जाएगा। तो हमारी केयरफुल इवैल्यूएशन जरूरी है दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में मोस्टली पेशेंट पेन की कंप्लेंट करेगा, लेकिन उसके वाइटल्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वाइटल बिल्कुल स्टेबल होगा। वो कहेगा मुझे पेन है, लेकिन वाइटल्स में कोई आपको फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्टेबल पेशेंट मिलेगा आपको, ठीक है। पैथोलॉजिकल में आपको वाइटल अरेंजमेंट मिल सकती है, साथ हिस्ट्री मिल सकती है, ब्लीडिंग की, हाइपोटेंशन की, फेंटिंग की एपिसोड्स बन सकती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉजेज में जैसे आपने बताया कि राउंड नेक पेन हो सकता है, ब्रेस्ट हिप्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, मोस्टली 32 वीक्स के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। उससे पहले ब्रेस्ट हिप्स नहीं होती, 32 मैम 7 to 8 मंथ्स बनते हैं ना, वो वही वीक्स बनती है ना बेसिकली। Yes, ma'am. 7 मंथ इज 28 वीक्स ऑनवर्ड्स 7 months is 28 और 8 मंथ होता है वो आपका 34 वीक्स के बाद आता है, तो 30 से 32 वीक्स ही होगा ना, 7 to 8 मंथ्स और 8 months to 34 वीक्स। ठीक है। अच्छा, यूट्रस की इलाजमेंट की वजह से हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या रीजन हो सकता है यूट्रल इलाजमेंट का? प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमेनोज हो सकता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। इन सब सूरतों में पेशेंट आपको ज्यादा पेन की कंप्लेंट के साथ आ सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड है तो उसकी पैथोलॉजी आपको पता है, ये फाइब्रॉइड है, डिक्यूनेशन हो सकती है फाइब्रॉइड की, फाइब्रॉइड का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से पेन है। अगर पॉलीहाइड्रोमेनोज है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो वो जस्ट यूट्रस की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से है, ठीक है, जिसकी वजह से पेन हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन एंड गैस प्रॉब्लम। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन कॉमन होती है या नहीं होती है, गट मोटिलिटी स्लो हो जाती है, इसमें कॉमन है। क्यों स्लो हो जाती है? जेड एक तो मैम प्रेस कर देता है यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, और जो ब्लड और जो प्रोजेस्टेरॉन की हार्मोन की वजह से होती है, हाँ ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की हार्मोन की वजह से गट मोटिलिटी स्लो होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा आती है मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है, जो स्ट्रेचिंग की वजह से बेसिकली होता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज में आप ट्राइमेस्टर वाइज चलेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके पास आ जाता है मिसकैरेज, एक्टोपिक, ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन। वही अबॉर्शन उसी में आ जाता है कि पेशेंट हिस्ट्री देगी उसकी डीएनसी हुई है या उसने कहीं जाके मिसकैरेज कराने की कोशिश की है, ठीक है। और साथ ओवेरियन सेंचुरी टॉर्शन मतलब रोटेशन, अगर सिस्ट है तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट होगी, या दैट इज टॉर्शन, ठीक है। अच्छा, एक टाइप ऑफ सिस्ट होती है जो प्रेगनेंसी में आपको यूजुअली मिलती है, लेकिन वो 16 वीक्स तक रिजॉल्व हो जाती है। वो कौन सी सिस्ट होती है? अगर 12-13 वीक्स का आप स्कैन कर रहे हैं और एक क्लियर सिस्ट मिल रही है आपको, ठीक है, इसकी कोई पेन की कंप्लेंट है, जस्ट एन इंसिडेंट हाइडेड कौन सी हाइडेड सिस्ट वो हाइडेटेड फाइब्रस ही होती है।
कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है। बेसिकली आपकी कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट करती है ना प्रेगनेंसी में वो नहीं कॉन्वर्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैम ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट है? फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं कि हर किसी में होता है मैम ये? हर एक में नहीं होता ना, लेकिन इसकी कोई पैथोलॉजी भी नहीं है। इट रिजॉल्व्स ड्यूली टिल 16 वीक्स। अगर कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है तो आपको 12 वीक्स के बाद 13 वीक्स के बाद स्कैन भी मिल सकती है, लेकिन वो 16 वीक्स के बियॉन्ड आपको नहीं मिलेगी, रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, टॉर्जन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये रोटेशन सिस्ट की बात हो रही है, टॉर्शन देखिए अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा ना? अल्ट्रासाउंड से अलावा अल्ट्रासाउंड की अल्ट्रासाउंड अभी नहीं हुआ, पेशेंट आपके पास आया और प्रीवियसली आपको बताया कि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि एक सिस्ट है, अभी आपने अल्ट्रासाउंड नहीं किया। सिवियर पेन के साथ होता है टॉर्जन कंडीशन। अच्छा, सीवियर बहुत सिवियर पेन होगी, वोमिटिंग होगी, फेंटिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं, टॉर्जन में ब्लीडिंग नहीं होती। इंटरनली अगर टॉर्जन के बाद रप्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया तो फिर इंटरनली आपको हेमरेज हो सकता है। मैम नो ब्लीडिंग इन पर टॉर्शन? चैनल ब्लीडिंग तो नहीं प्रेजेंट करेगी ना, जिस टाइम टॉर्जन हुआ है इंटरनली अगर रप्चर हो जाएगी सिर्फ तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ओवेरियन टॉर्जन के पेशेंट में टैकिकार्डिया मिलेगा आपको, ठीक है, स्टैंडर्डनेस मिलेगी, रिबाउंड स्टैंडर्डनेस पॉजिटिव होगी, मतलब उससे तो जैसे ही आप कह सकते हैं छोटे जिसका एपेंडिसाइटिस होता है, इन्फ्लेम होता है ना, ठीक है, उसमें आपका पेशेंट गार्डिंग करेगा, गार्डिंग मिलेगी आपको, तो आप उस का पेशेंट बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि किसी पेन फ्री गार्डिंग एपेंडिसाइटिस में कैसे एपेंडिसाइटिस को कैसे डायग्नोज करते हैं? वो तो जनरल मेडिकल लैब से फिर फर्दर जाएंगे ना आगे, ठीक है। सेकेंडली कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो है वो आपकी लोकलाइज्ड राइट साइड में तो नहीं होती ना, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो एक लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, अगर राइट के ऊपर ही है तो फिर आप मेडिकल से करते हैं ना एपेंडिसाइटिस, यस मैम, डायग्नोज, ठीक है, उसकी स्कोरिंग करेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ऑब्वियसली आपने जब इमेजिंग मोडेलिटी है तो आप उसको यूज करेंगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सिस्ट है या अपेंडिक्स है। मैम आपने गार्डिंग कुछ बोला था, उसको क्या होता है? गार्डिंग क्या होता है? गार्डिंग इज कि जब आप पेशेंट को पेन है तो वो गार्ड कर रहा है, वो आपको प्रेस नहीं करने देता है abdomen को। मैम ये रिबाउंड टेंडरनेस से रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है? वो हम जब दबाते हैं तो जैसे ही हाथ उठाएंगे तब पेन होगी, रिबाउंड कर दबाव से छोटे से एकदम हाँ, पेन होती है, rebound सीवियर पेन होती है, दैट इज रिबाउंड टेंडरनेस। गार्डिंग इज कि पेशेंट आपको करने नहीं दे रहा, उसके अच्छा। मसल को अपना गार्ड बनाया हुआ है आपसे, मतलब वो इतने सीवियर पेन में उसके मसल को टाइट किया हुआ है। मैम अगर गार्डिंग हो रही है तो रिबाउंड टेंडरनेस कैसे चेक होगी? फाइल में आपको रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, अगर पेरिटोनाइटिस हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? गार्डिंग मिलेगी, सीवियरिटी पर डिपेंड करता है तो ना। ये टॉर्शन में गार्डिंग मिलेगी? देखिए टॉर्जन में रप्चर में, अच्छा, अगर टॉर्शन रप्चर हो अगर सिस्ट रप्चर हो जाएगी, सिस्ट एक्सीडेंट हो गया, रप्चर हो गया टॉर्जन के बाद सिस्ट आपकी, तो फिर आपको ये मिलेगा। समझिए। सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास आ जाता है सबसे पहले प्रीटर्म लेबर, यस ठीक है, प्लेसेंटल एब्रप्शन, यस यूट्राइन रप्चर, हेल्थ सिंड्रोम एंड एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी। यस। प्लेसेंटल एब्रप्शन पे कैसे पता चलेगा? क्या फाइंडिंग मिलती है पर प्लेसेंटल एब्रप्शन? प्लेसेंटा ही गायब है, अब्रप्ट कर गया, ब्लीडिंग मिलेगी, उसके पार्ट्स भी मिलेंगे प्लेसेंटा के। आपको प्लेसेंटा के पास पार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्लिनिकली आपको स्टोनी हार्ड यूट्रस मिलता है। प्रीटर्म लेबर में और प्लेसेंटल एब्रप्शन में डिफरेंस ये होता है क्लिनिकली कि प्रीटर्म में आपको इंटरमिटेंट यूट्राइन रिलैक्सेशन मिलेगी। जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको थोड़ी देर के यूट्रस हार्ड फील होगा, फिर थोड़ी देर लगेगा बीच में रिलैक्स हो गया, मतलब थोड़ी देर के लगेगा उसकी टोन इंक्रीज्ड है लेकिन बीच में रिलैक्स मिलेगा थोड़ी देर। ये स्टोनी हार्ट क्यों हो रहा है मैम प्लेसेंटल एब्रप्शन? एब्रप्शन में क्योंकि अंदर ब्लड है ना, ब्लड जिसका यूट्रस के अंदर लोकलाइज, अगर एक जगह से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो ब्लड तो अंदर ही कलेक्ट हो रहा है ना, सही। तो यूट्रस की टोन इंक्रीज हो जाती है जिससे वो स्टोनी हार्ट फील है। फिर बाद में रिलैक्स क्यों? ब्लड तो फिर भी अंदर ही रहता है, तो फिर रिलैक्स कैसे हो जाता है मैम स्टोनी हार्ट से? आपने वो प्रीटर्म में मिलता है। अच्छा प्लेसेंटल एब्रप्शन में आपको यूट्रस इंटरमिटेंटली रिलैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले रिलैक्स। देखिए आपके पास एक पेशेंट आई है जो कंप्लेन कर रही है कि मुझे पीवी ब्लीडिंग है, ठीक है, अभी सडनली स्टार्ट हुई है और पेन एब्डोमेन है, ठीक है, Pain आपने एग्जामिन किया, आप पीवी के ऊपर चले जी और रोज मिली लेकिन ब्लीडिंग पॉजिटिव है। आपने जब पीए किया है तो पीए के ऊपर आपको हार्ड यूट्रस मिला है, मतलब इट इज नॉट रिलैक्सिंग। जब आप 10 मिनट्स के लिए उसको देखेंगे तो इट्स द सेम टोन, ठीक है, तो आप सस्पेक्ट करेंगे ना कि ये एब्रप्शन हो सकता है। एब्रप्शन प्लग। अगर फॉर सपोज पेशेंट आई है, आपको कह रही है मुझे मेरी ब्लीडिंग हुई है और आपने जब पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो यूट्रस की टोन बिल्कुल नॉर्मल है, सॉफ्ट नॉन टेंडर एब्डोमेन है, यस। फिर क्या हो सकता है?
अगर प्री टर्म है तब तो यही होगा। प्री टर्म लेबर पेन्स नहीं है ना, उसमें तो आपको बीच में इंटरमिटेंट रिलैक्स मिलेगा और इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, तो प्री टर्म होगा। प्रीविया नहीं हो सकता, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं हो सकता, उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है ना। यस मैम, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा की दो पैथोलॉजीज होती है जिसमें आपको एंटीपार्टम हेमरेज मिलता है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटल अब्रप्शन। प्लेसेंटा प्रीविया इसमें ऐड कर सकते हैं इस कॉजेस की लिस्ट में सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर वाले में? देखिए ये पेन है, प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होती है, सही। प्लेसेंटल अब्रप्शन होती है पेनफुल एब्डोमेन की कॉज, बट प्लेसेंटा प्रीविया नहीं होती, वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है। मैं उसमें सॉफ्ट एब्डोमेन मिलेगा आपको, एब्डोमेन में कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको पर वजाइनली पेशेंट की ब्लीडिंग मिलेगी। मतलब पैड लगेंगे तो वो उसमें ब्लीडिंग पॉजिटिव होगी, लेकिन एब्डोमेन के ऊपर आपको कोई हार्ड यूट्रस नहीं मिलेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रिलैक्स यूट्रस मिलेगा। प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है? प्लेसेंटा की जो वो होती है लोकेशन, क्या होती है? वो अपनी फिजिकल लोकेशन से अब्रप्ट कर जाता है ना प्रीविया में। दैट इज अब्रप्शन। नहीं सॉरी, अब्रप्ट नहीं, डिस्प्लेस हो जाता है। यस मैम, पढ़ा दूसरा वाला सही चलता है, सही चलता है, देख लो शायद ये नहीं चलता। चलता है इसका मिटाने वाला पीरियड। डस्टर भी वही है मैम, मालूम। देखिए ये सर्वाइकल लॉस है आपका, ठीक है। अब प्लेसेंटा नॉर्मली कहीं भी अटैच हो सकता है, ठीक है। इफ इट्स लोकेटेड, ये आपका लोअर सेगमेंट है, ये वाला नीचे वाला, और ये अपर सेगमेंट है। अगर प्लेसेंटा आपका अपर सेगमेंट में अटैच है, दैट इज नॉर्मल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगर आपका प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में अटैच है, अब उसकी ग्रेड्स होते हैं आगे प्लेसेंटा प्रीविया के, ठीक है। अगर लोअर सेगमेंट में अटैच है विद इन 2 सेंटीमीटर का मार्जिन होता है फ्रॉम द इंटरनल लॉस, ये जो होता है ना, ये 2 सेंटीमीटर होता है वैसे, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर विद इन लोअर मार्जिन, दैट इज प्रीविया, लो लाइन प्लेसेंटा विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रॉम द इंटरनल लॉस, फ्रॉम इंटरनल लॉस, ठीक है। दैट इज प्रीविया। अब ये प्रीविया है, इसके ग्रेड्स होते हैं पार्शियल एंड कंप्लीट, ठीक है। पार्शियल वो होता है जो हाफ इंटरनल लॉस को कवर कर रहा है, कंप्लीट इज जब पूरा प्लेसेंटा यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ा हुआ है नीचे, ये प्लेसेंटा है। ये जो पूरा पड़ा हुआ है इसमें, ये आपने कहा 2 ग्रेड्स होते हैं, एक तो पार्शियल वाला, पार्शियल अब ये वाला है, ब्लैक वाला आपका पार्शियल है, मतलब इट्स कवरिंग द ऑस, ये ऑस है ना आपका, Yes, sir. इसको कवर कर रहा है लेकिन पार्शियली कवर कर रहा है, कंप्लीटली नहीं कवर कर रहा। यस। और जो कंप्लीट होता है दैट इज कंप्लीटली कवरिंग द ऑस। प्रीविया में हमारे पास 2 ग्रेड्स आते हैं, वैसे 4 आते हैं, आप 2 ही याद रखें, 2 ही, एक इम्पार्शियल और एक पूरा। एक पार्शियल और एक कंप्लीट, समझ गए। ठीक है। Yes. तो प्रीविया में क्या होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, क्यों? क्योंकि ऑस के ऊपर है ना प्लेसेंटा, Yes, तो ma'am. पेन के बगैर आपको ब्लीडिंग मिलेगी, हाँ। इसमें सेपरेशन होगी बेसिकली अब्रप्शन में, और ये इसमें आपको यूट्रोस्टोनी हार्ड मिलेगा। समझ गया। यूट्राइन रप्चर में कैसे मिलेगा, पता चलेगा क्या मिलेगा यूट्राइन रप्चर में? ब्लीडिंग तो हो सकती है, और क्या मिलेगा आपको? एब्डोमेन में फीटल पार्ट्स पैल्पेट हो सकते हैं, पेशेंट पेन की कंप्लेंट पहले करेगी कि पहले मुझे पेन थी। यूजुअली ये तब आता है जब पेशेंट आपकी राइट हैंडेड हो या कहीं ट्रायल ले रही हो और वहाँ उसको ऑपरेशन की गई हो, ड्रिप चलाई गई हो पेन के लिए और बहुत ज़्यादा चलाई गई हो, तो शी कैन प्रेजेंट विद यूट्राइन रप्चर, या कोई प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री या प्रीवियस सिजेरियन था या प्रीवियस मायोमेक्टमी थी जिसमें वो घर पे पेन लेती थी और फिर आपके पास आई है कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हिस्ट्री में बताएगी आपको कि मुझे पहले बहुत शदीद पेन थी लेकिन अब खत्म हो गई है। रप्चर से पहले पेन होती है बट आफ्टर रप्चर की पेन खत्म हो जाती है। देखो फीटल डिस्ट्रेस आपको नहीं पता चलेगा ना, आपके पास पेशेंट आई है एब्डोमिनल पेन के साथ ही, फॉर सपोज आपके पास एक पेशेंट आई है जो कि 36 वीक्स के ऊपर है, उसकी प्रीवियस एक सिजेरियन है, ठीक है, और वो आगे कहती है कि मुझे बहुत पेट में दर्द है, वो लोटपोट हो रही है पेट से, ठीक है। आपने उसको देखा किया, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार ये प्रीटर्म लेबर है, मतलब लेबर पेन्स में जा रही है, ठीक है। विद इन 15 मिनट्स वो
पेशेंट पेन फ्री हो गई है, अब आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? आप सस्पेक्ट करेंगे ना कि इसका यूट्राइन रप्चर ना हो गया, प्रीवियस स्कार रप्चर ना हो गया, क्योंकि पेशेंट को पहले बहुत सीवियर पेन थी, अब सडनली वो पेन फ्री हो गई है। यूट्राइन रप्चर से पहले फीटल डिस्ट्रेस मिलेगा, सीटीजी एब्नॉर्मैलिटीज मिलेगी, लेकिन वो तो जब आप उसको मॉनिटर कर रहे होंगे तब की बात है। अगर वो ओपीडी में प्रेजेंट कर रही है विद पेन, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको प्रीटर्म लेबर पेन ना हो, ये या ये प्रीवियस स्कार वाली साइड पे रप्चर ना होने जा रही हो। तो मैम इसमें जो बेंचमार्क जो हिस्ट्री है वो यही है कि सडन लॉस ऑफ वो जो कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है। सडन एक अगर रप्चर हो गया ना तो फिर कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है। ब्लीडिंग भी होगी मैम इसमें? ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे सकती है पेशेंट आप, दे सकते इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड ज्यादा होती है, ठीक है। रिपीट ब्लीडिंग मतलब पर वजाइनली ब्लीड पेशेंट आएगी कहेगी मुझे ब्लीडिंग हो रही थी और मुझे बहुत पेट में दर्द है, तो हो सकती है ना। वो तो आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री प्रीटर्म लेबर पेन्स में भी देती है, जिसको हम शो कहते हैं, ये शो पॉजिटिव है, वो तो उसको भी आपकी ब्लीडिंग कहती है ना। क्वांटिफाई बेसिकली आपने करना होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लीड कितनी है। अच्छा, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? लिवर में अगर फैट होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अल्टर हो जाएंगे जो ना। एक तो हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन कंप्लेन करेगी पेशेंट, आप लोकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री होगी कि मुझे वोमिटिंग कर रही है बहुत ज्यादा, या मतलब बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पहले गॉल स्टोन्स थे या मुझे कुछ प्रॉब्लम था लिवर रिलेटेड। और सेकेंडली पेशेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प सिंड्रोम से हेल्प में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मिलेगी आपको, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो मॉलिक्यूलर एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट का, बट दैट इज यूजुअली टीआईएच रिलेटेड ना, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है सिंड्रोम। उसमें तो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री देखी आपकी, लेकिन एक्यूट फैटी लिवर में नहीं होगी। एक्यूट फैटी लिवर में आपको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जो मेन उनको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है ना एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी और हेल्थ सिंड्रोम को, एक तो वो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगा उसमें और उसमें आपको नहीं मिलेगा। एक्यूट फैटी लिवर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं मिलेगा, ठीक है, और हेल्थ में लो प्लेटलेट काउंट मिलेगा। दूसरा शुगर लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, हेल्थ सिंड्रोम में नहीं होता। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल अच्छा, इसके अलावा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में क्या क्या आता है? अपेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, यूटीआई। अब इन सब की हिस्ट्री तो ऑब्वियसली आपको पता होगी ना कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉज होगी। मोस्ट कॉमनली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में क्या आता है, किस चीज का? अपेंडिसाइटिस के साथ होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट करती है, यूटीआई है। क्यों कॉमन होती है प्रेगनेंसी? क्योंकि मैं वो स्मूथ मसल रिलैक्स और यूरिन स्टेसिस हो जाता है, तो सब ज़्यादा इस वजह से यूटीआई का यस, यूटीआई मोर कॉमन होता है। चलिए, आप बताइए हिस्ट्री, ये बात ऐसे में साथ साथ ही लगती है, ठीक है, कि हिस्ट्री में क्या क्या देखेंगे? पेन से रिलेटेड हर चीज देखेंगे, साइट, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एसोसिएटेड सिम्टम, यूरिनरी बाउल सिम्टम, और मोर इंपॉर्टेंटली जेस्टेशनल एज देखेंगे, ताकि आप डिफरेंशिएट को उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या अपेंडिसाइटिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हो सकता? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज आपके किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में हम ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं। एग्जामिनेशन में आप देखेंगे वाइटल साइंस, ठीक है, abdominal tenderness, guarding, uterus का size and tenderness, fetal heart sound and pelvic examination अगर necessary हो तो। चलो, मेरा एक सवाल है, अगर आपके पास पेशेंट आई है 36 वीक्स पे, प्राइमरी ग्रेविडा है और टीबी ब्लीडिंग की कंप्लेंट कर रही है, क्या आप लोग डायरेक्ट पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे? प्रीवियसली कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ? नहीं करेंगे, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे क्योंकि 36 वीक है बहुत, इसलिए अल्ट्रासाउंड करेंगे 36 वीक्स है। नहीं, क्योंकि कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई वजाइना की रीजन हो सकती है, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा। तो मैं अल्ट्रासाउंड कर सबसे पहले आप प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन करेंगे कि प्रीविया तो नहीं है, अगर प्रीविया तो फिर आप वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते, दैट्स व्हाई आपको अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वही ना, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके प्रीविया को अल्ट्रासाउंड पकड़। क्यों रिक्वायर्ड है ये भी बताओ ना। अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड इसलिए कि प्लेसेंटा लोकलाइजेशन, अगर प्लेसेंटा आइडेंटिफाई हुआ है पहले, उससे ये पूछ लेंगे पेनलेस है या पेनफुल ब्लीडिंग, अगर पेनलेस है तो फिर प्रीविया ही होगा, वही आपने बताया।
आपने बताया था ना पेनलेस अगर ब्लीडिंग। प्लेसेंटा आपका अपर सेगमेंट है, हाँ ठीक है? फिर पेनफुल पहले आप हिस्ट्री लेंगे, ठीक है? हिस्ट्री के बाद आप एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन अगर आपका प्लेसेंटा आइडेंटिफाई नहीं हुआ होगा तो पहले आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर पर वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। इट कुड बी प्री टर्म लेबर ना, सही। प्री टर्म भी हो सकता है ना पेशेंट को, अगर पेशेंट आगे कह के मुझे पेन नहीं है, क्या बताऊं पेन परसीव ही ना कर रही हो, तो आपको पैल्पेबल्स देखने में पता चलेगा ना, पर डॉमिनल फाइंडिंग देखने में पता चलेगा उसको पेन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है या नहीं आ रही। यस। चलें, इन्वेस्टिगेशंस क्या-क्या करेंगे? यूरिनरी यूटीआई, रीनल स्टोन्स, पेलोनेफ्राइटिस देखने के लिए यूरिनरी कर सकते हैं। एलएफटीज में हेलप सिंड्रोम वगैरह नज़र आ सकते हैं, और सीबीसी में एनीमिया या सीआरपी की कराएंगे। हेलप सिंड्रोम में हेल्प करेगा। फैटी लिवर में तो आप ब्लड शुगर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, बेसिकली कि फैटी लिवर है या हेल्थ सिंड्रोम है, ठीक है? सीआरपी बेसिकली इन्फेक्शन फेज है ना, मैं वो सीबीसी से नहीं पता लग रही। सीबीसी से पता चल जाएगा, लेकिन सीबीसी में अगर टीएलसी नॉर्मल है, पेशेंट स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ पेन। सीआरपी वैसे इतना स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है? लेकिन आप कराते हैं कभी-कभी। सीआरपी स्पेसिफिक करवाते किस लिए? इन्फेक्शन के लिए। हम स्पेसिफिकली जो गाइनी ऑर्स में कराते हैं, ऑर्स में विजिटिंग कराते हैं, तो हम प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में कराते हैं। पीआरओएम पीआरओएम के लिए करोगे। ठीक है? क्यों कराते हैं? उसमें इन्फेक्शन हो सकता है ना, इसलिए। हम सिर्फ गाइनी ऑर्स में कराते ही उसी में, बाकी में हम सिर्फ नॉन स्पेसिफिक कहते हैं कि सीआरपी हमारा इतना कंसर्न नहीं है, हम टीएलसी और क्लिनिकल फीचर्स को देख के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट अगर वजाइनल इन्फेक्शन के साथ आएगी, उसमें भी तो सीआरपी ले जा सकता है ना, तो अगर आपको लोकली वजाइनल इन्फेक्शन मिल रही है तो सीआरपी कराने से बेहतर है कि आप उसको ट्रीट करें। मगर पीआरओएम होता है, रप्चर होता है, इन्फेक्शन होती है, तो वो सीबीसी में भी नहीं पकड़ा जाएगा इन्फेक्शन, मतलब उसके लिए सीआर। कभी आपका अभी भी आज पेशेंट डिलीवर की है, अभी अगर आप वार्ड में जाएं और देखें तो, ठीक है? वो थी ग्रेविडा 9 पैरा 3+5। ग्रेविडा 9 तो ये पैरा 3 5 अबॉर्शंस। अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद 9 जिंदा थे। अच्छा ठीक है, 3 अलाइव थी ना उसके पास, ठीक है? वो आई थी पीवी लीकिंग सिंस 3 PM, 3 PM। ठीक है? 3 AM। तो हमने उसकी जो बेसलाइन सिलाई उसमें टीएलसी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसका सीआरपी रेज था 12 ठीक है? तो हमने उसको एंटीबायोटिक तो वैसे भी नहीं ना, लेकिन हमें सीआरपी क्यों रिक्वायर्ड था? क्योंकि जब बेबी डिलीवर होने के बाद आपका एनआईसीयू जाता है तो दे वांटेड टू सी कि मैटरनल इन्फेक्शन थी या नहीं। न्यूनेटल सेप्सिस के लिए बेसिकली वो चाहिए होता है ना, सही मैम। तो यूरिनरी भी देखते हैं और वो आपका सीआरपी भी देखते हैं अलॉन्ग विद टीएलसी। समझ गए। अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल पेल्विस, एमआरआई बहुत अगर जरूरी हो आपको कराना कि आपकी बिल्कुल डायग्नोसिस क्लैरिफाई नहीं हुई तो फिर आप एमआरआई कराओ। यस। वैसे हो जाती है एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद। चलिए, व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस? सेप्सिस, शॉक, अगर सडन फीटल मूवमेंट रिड्यूस हो जाए वो फिर रेड साइन। पेन में फीटल मूवमेंट की परसेप्शन कम हो जाती है, ठीक है? बट डिपेंड करता है कि कॉज ऑफ पेन क्या है आपका। अगर आपकी पेशेंट की पेन माइल्ड पेन किलर से रिलीव्ड हो गया है तो फिर उसकी मूवमेंट ठीक हो जानी चाहिए ना, इफ इट्स द कॉज के पेन की वजह से मूवमेंट कम हो रही है। लेकिन अगर पेन रिलीव करने के बाद भी उसकी मूवमेंट कम है तो दैट वुड बी रीजन ना कि कोई और पैथोलॉजी हो सकती है, कोई और कॉज हो सकती है। यस। आपको प्रीविया में कम मिल सकती है मूवमेंट, आपको एब्रप्शन में कितने परसेंट एब्रप्शन होती है और कितनी डेथ हो सकती है? कितने परसेंट अब्रप्शन होती है तो फिर रैंडम गैस। कितने परसेंट अब्रप्शन होगी तो फिर देखिए एब्रप्शन इज 70 सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ना 50 to 70 30%। करीब इतना। 30% अगर एब्रप्शन हो जाए तो फिर डेथ हो सकती है। तो एब्रप्शन एक ऐसी चीज है जिसको आपने आइडेंटिफाई भी जल्दी करना है और फिर उसको ट्रीट भी जल्दी करना है कि अगर आपको फीटल हार्ट मिल रहे हैं, यू आर सस्पेक्टिंग एब्रप्शन, तो फिर आप उसको डिलीवर करेंगे। और रेड फ्लैग साइंस में आपको क्या आता है? हाइपोटेंशन, शॉक, फीवर, सेप्सिस, सीवियर या वर्सनिंग पेन। देखिए कोई बात है, अगर पेशेंट की सिस्ट की पता भी है तो सिस्ट है लेकिन एकदम वर्सनिंग पेन के साथ आई है तो आगे सस्पेक्ट करेंगे ना रिटॉर्जन हो गई है। यस। ठीक है? इसी तरह अगर वजाइनल ब्लीडिंग हैवी है तो फिर आपको सस्पेक्ट करेंगे कि आप प्रीविया या एब्रप्शन हो सकता है। अगर माइल्ड स्पॉटिंग है, माइल्ड ब्लीडिंग है तो वो तो उसको
उसको शो पॉजिटिव यूज होता है, प्रीटर्म लेबर पेन यूज होते हैं। अब्रप्शन में भी आपने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग वजाइनल हो। हाँ, कंसील्ड अब्रप्शन भी होती है। कंसील्ड अब्रप्शन है जो यूट्रस के अंदर ही कलेक्ट करता है, बाहर रिलीज नहीं होता। वो फिर स्टोनी हार्ड होगा तो हम पकड़ लेंगे। वो आपका प्लेसेंटा हमेशा आपका जब अब्रप्ट करता है ना तो आपकी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होती है आपकी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। स्टोनी हार्ड यूट्रस। स्टोनी हार्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इवन और अल्ट्रासाउंड आप 15% ऑफ एब्रप्शंस को मिस कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड प्रेडिक्ट कर लेंगे कि प्लेसेंटल एब्रप्शन मौजूद है, लेकिन क्लिनिकली आपको पता चल जाएगा। यस, जब आप ऑपरेट कर लेंगे, जब आप बेबी डिलीवर करेंगे तो आपको प्लेसेंटा दिख ही जाएगा कि कहां से रप्चर हुआ है या फटा है वहां से। लेकिन ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है आपका, रेडियोलॉजिकल नहीं है। रेडियोलॉजिकल आप मिस कर सकते हैं एब्रप्शन। अगर आपको लग रहा है क्लिनिकली कि पेशेंट का स्टोनी हार्ट यूट्रस है एंड मतलब ये एब्रप्शन सस्पेक्ट है, स्टोनी हार्ट एब्रप्शन के अलावा भी किसी और पैथोलॉजी में हो सकती है? नहीं, स्टोनी हार्ट ही मतलब लेकिन हार्ट फीलिंग आ सकती है आपको, किस में आ सकती है बताएं? ब्लड वाला जो मामला है वो ब्लड के अलावा सोचिए। अगर AFI ज़्यादा हो पोली में तो आपको टेंस एब्डोमेन मिलेगा ना, उसमें आपको फीटल पार्ट ही वेलपेट होगी, लेकिन आपको हिलाने पे अंदर बेबी की मूवमेंट भी होगी। पेरिटोनाइटिस टेंस होगा, हार्ट टेंडर भी होगा। पेरिटोनाइटिस पेरिटोनाइटिस मुझे लगता है कि हमारे गाइनी हॉस्पिटल में आता है ना पेरिटोनाइटिस। और होता है ना, देखिए ओलिगो में मिल सकता है आपको बिल्कुल हार्ट यूट्रस की फीलिंग आ सकती है अगर ओलिगो एब्डोमेन हो जाएगा एंड एब्डोमेन का जिसमें से एक फीलिंग होगी, लेकिन वो टेंडर नहीं होगा। वो AFI से रूल आउट हो जाएगा। ओलिगो एब्डोमेन होगा, ओलिगो में तो टेंस होगा लेकिन पोली में हार्ट नहीं मिलेगा। कभी आप ये करें दोनों के अलग-अलग तो आइडेंटिफाई हो जाएगा टेंस क्या चीज का हार्ट है। ओलिगो तो AFI से रूल आउट हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई और पैथोलॉजी है स्टोनी हार्ट यूट्रस वाली? बस फिर तो फिर एक ही बचा। वो एब्रप्शन ही है। हार्ट और टेंडर यूट्रस आपको एब्रप्शन नहीं होता है। क्या करेंगे मैनेजमेंट? अंडरलाइन कॉज ही ट्रीट करेंगे क्योंकि डिफरेंट कॉज है। स्टेबलाइजेशन आती है ना, फीटस तो उसके बाद आता है, ठीक है? पहले मेटर्नल स्टेबलाइजेशन करेंगे, जिसके आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे। चलिए आप लोग में से बताएं, आप बताएं मैनेजमेंट बताएं। अच्छा, और क्या करेंगे? बताएं। चलिए आप बताएं आगे। आप लोगों ने खुद नहीं पढ़ना तो बाकियों को तो पढ़ने देंगे। मैम फ्लूइड्स देंगे मैम, हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन नहीं है तो भी फ्लूइड देंगे, अगर प्रीक्लैम्सिया है तो भी फ्लूइड देंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉज मैम, जो मसला होगा जो मसला होगा उसको ट्रीट फीवर में मैम पैरासिटामोल देंगे। मल्टीडिसिप्लिनरी किस में जाएंगे? हर एक केस में मल्टीडिसिप्लिनरी में जाएंगे। मैम जो कॉज कौन सी कॉजेस आइडेंटिफाई करें जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व करेंगे? इसमें मैम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल स्टोन, रीनल स्टोन, मैम मुख्तलिफ सिस्टम में इन्वॉल्व है जैसे कि मैम, जैसे कि सीएनएस इन्वॉल्व होगा। मैम मिड नॉट मैम हो Yes. सकता है मैम फिट्स वगैरह भी पड़ सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में फिट्स पड़ सकता है? हाइपोटेंशन में मैम शॉक में हाइपोटेंशन में फिट्स पड़ेंगे। मैम वो ऐसे कोई एक साइन है आपके जो हैंड है वो इस तरह से और उसका इस तरह आप बता दो अगर आपको आता है। इसको मैम बहुत आता है। आप बता दें, फिर आप उनको बोले थे। मुझे भी आता है। कोई और बताएगा किस सिचुएशन में फिट्स होते हैं? गाइनी से ऑफ रिलेटेड। मैम जब ये इन्फेक्शन ऊपर चला जाता है पेरिटोनाइटिस, इक्लेम्शिया में होती है, लेकिन वो ऑफ रिलेटेड तो नहीं होता। ऑफ रिलेटेड इक्लेम्शिया में फिट्स होती है। अब इक्लेम्शिया क्या होता है ये बता दो। मैम जिन्होंने बताया जो बोल रहे हैं वो बताए ना, जो बताया हमको तो आता है। मैम को उनसे बताया एटलीस्ट फाइनली स्टूडेंट शुड नो कि इक्लेम्शिया क्या होता है। प्रोटीन्यूरिया होगा उसमें, PIH होगा और फिर ट्रायड होगा इनका। क्या ट्रायड में क्या क्या? प्रोटीन्यूरिया एक तो प्रोटीन लॉस मैम को मैम एक तो प्रोटीन लॉस होता है 200 mg से ज़्यादा और 20 200 नहीं होता, 24 आवर तक 300 मिलीग्राम होता है।
मैं वही और बाकी ये था कि अगर प्रोटीन यूरिया है अगर प्रोटीन यूरिया फिट है तो आपको लेबल कर देंगे कि क्लैम्शिया नहीं है। मैं वो डिपेंड करता है 20 वीक्स तक जब प्रेजेंट होगा तब करिए वरना नहीं 20 वीक्स का फिट साइकिल को क्लैम्शिया लेबल हो जाएगा। वो कुछ और बताया था। यूरिया पे आ रहे हैं और उसके साथ आ रहा है तमाम वो टर्मिनेशन होता बेसिकली है। प्री क्लैम्शिया प्लस फिट्स को कहते हैं। व्हाट इज प्री क्लैम्शिया? हाई ब्लड प्रेशर विद प्रोटीन यूरिया विदाउट फिट्स। यही पूछ रही थी मैं आपसे कि आप नहीं बता पा और वो रहे। मैं मुझे समझ नहीं आई पर बयान नहीं कर पा रहा आई नो क्या आई नो क्या है थोड़ा अगर जितना करेंगे आपको लेबर एनेस्थीसिया लेकर लेबर एनेस्थीसिया पढ़ ले 5 मिनट का स्लाइड्स नहीं है उसमें। लेबर में कैसे एनेस्थीसिया देते हैं? किसमें है? लेबर जाने किधर है ना उसमें हम लेबर में तो पीछे बैक बोन में नहीं देते हैं। देखो लेबर में नेचुरल मेथड्स होते हैं और कुछ मेडिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है? जो नेचुरल मेथड्स होते हैं उसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, ठीक है? पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मतलब स्लो ब्रीदिंग करे, शैलो ब्रीदिंग करे, ठीक है? Yes. रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? मसाज होता है, बैक मसाज करते हैं, उसमें भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हाँ। पोजीशन ऑफ द पेशेंट चेंज करने हैं, अगर पेशेंट जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उसमें अपना लेबर ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि लेट के लेना है, खड़े होके लेना है, उसकी चॉइस है। तुम खड़े हो? यस, स्टैंडिंग भी होता है। पेशेंट जिसमें कंफर्टेबल है। ये इधर हुआ है एचपीएस में? होता है। जब आप इवनिंग्स में आएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे, अब तो कार्ड खुल गए हैं। अब ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना आप उसको लेकर के लिए, ठीक है? उसके बाद आता है इनहेलेशनल। मैं वो वैसे ही यहाँ पढ़ाएंगे। इनहेलेशनल में क्या देते हैं? इनहेलेशनल में गैसेस देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। उसका बेनिफिट क्या होता है कि एक तो क्विक आपका पेन रिलीफ करता है, सेकेंडली वो आपके कंट्रोल में होता है, मतलब आप जब उसको ऑफ करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा पेशेंट, ठीक है? उसके अलावा आप आईवी ओपियोइड्स दे सकते हैं जिसमें मॉर्फिन और पैथोलिन वगैरह इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड। ठीक है? उसका ड्रॉबैक क्या होता है? पेशेंट को सेडेशन होती है थोड़ी सी, यस मैम वो उस पे डिपेंडेंसी है वॉमिटिंग हो सकती है, सेडेशन हो सकती है, ठीक है? और ओपियोइड्स में भी कोई इफेक्ट कर सकता है। विड्रॉल सिम्पटम्स इतना नहीं देते कि विड्रॉल है, ओपियोइड टॉक्सिसिटी नहीं होती, उसको कोई डेली एडिक्टेड नहीं है, ठीक है? बट यू कैन गिव इट, ठीक है? उसके अलावा जो मोर कॉमनली आजकल यूज होता है, पता है क्या यूज होता है मोर कॉमनली? ओपियोइड। एपिड्यूरल, या ठीक है? चलो जाओ। एंड वाली सुनी हो गया माइनर और मार्जिनल होता है, दैट इज मार्जिनल को पार्ट ठीक है? जो माइनर में नहीं होते आप करते हैं लोअर सेक्शन का, अगर 20 वीक्स के बाद आपका पेशेंट का लोअर सेक्शन में होता है, ठीक है? ऑस से रीच करता है, दैट इज लोअर, ठीक है? या माइनर दिया गया है, ठीक है? पार्शियल इज जब वो हाफ ऑफ द ऑस को कवर कर रहा है, कंप्लीट इज पूरा बल्क आपका ऑस के ऊपर पड़ा है। और मैं भी ऊपर में इसको एब्रप्शन और नहीं, ये नॉर्मल लोकेशन पे सेट है, ठीक है? अगर आप देख रहे हैं एब्रप्शन ये सेपरेट हो जाएगा, ये तो ये एब्रप्शन लोअर एब्रप्शन हो सकती है, ये एब्रप्शन नहीं नॉर्मल लोकेशन फंडल हो सकता है, कुछ ये हो सकता है, अब ये कहीं भी अगर होगा तो पेनफुल होगा नहीं नॉर्मल पेशेंट है कुछ नहीं होगा, अगर एब्रप्शन होगी ना तो वो टेंडर हार्ट करेगा ऊपर है। हां अगर ऊपर है और अगर लोअर सेगमेंट में पीलिया और सब एब्रप्शन भी हो गया तो स्टोनी हार्ट ट्रीटमेंट नहीं आपको मिलेगा, और उससे पेन लेस होगा, पेन होगा पेशेंट को, लेकिन आपको स्टोनी हार्ट नहीं मिलेगा। देखिए एब्रप्शन में हमेशा पेशेंट पेन होता है, पीलिया में हमेशा पेशेंट पेन की कमी नहीं होता। प्रीमियम में तो इंटैक्ट होगा होगा हाँ, तो पीलिया का मतलब ये कि प्लेसेंटा नीचे है, लोअर सेगमेंट में है, ठीक है? और जब पेशेंट को पेन आती है या पेन नहीं भी आती, जरा सी मूवमेंट है, यहाँ से प्लेसेंटा फील करेगा, दैट इज
अब रप्चर मीन्स प्लेसेंटा अटैच्ड है लेकिन प्लेसेंटा हमारे पास सेपरेट हो गया। अब रप्चर मीन्स सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है? जब उसमें जरूरी नहीं है अगर पेनफुल होगा बेशक पेनफुल होगा, रप्चर हमेशा पेनफुल, सेपरेशन हुई है ना, ब्लड आएगा, ब्लड यूट्रस को इरिटेट करेगा, यूट्रस उसके मुकाबले में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पेन करेगा। And previous is always painless. मैम आपको बोलने मैम जो इंस्टीट्यूट जॉब्स के थोड़े ना समझ आ रहे हैं आप व्हाट्सएप सेक्शन ग्रुप में हमारा ऑर्डर होने वाला है और अभी आपका नाम क्या है? साथ ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं वो मैसेज करके दूं आपसे कर दीजिए। थैंक यू मैम। Very good.